नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं जो जबलपुर से मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अतिथि शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक नाराज नजर आ रहे हैं। अतिथि शिक्षकों ने नर्मदा नदी में जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी इनके द्वारा की जा रही है। 12 साल से ये सेवाएं दे रहे हैं और इनकी मांग है कि अब इन्हें नियमित किया जाए। अतिथि शिक्षकों ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। वर्तमान में प्रदेश में 12,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक का पदस्थ हैं जो लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं और उनके नियमितीकरण की मांग पर अड़े हुए हैं। ये बड़ी खबर जबलपुर से हम आप तक पहुंचा रखेंगे। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां नर्मदा नदी में जल सत्याग्रह इन अतिथि शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। तो अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी ये अतिथि शिक्षक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, आखिर कौन कौन सी मुख्य मांगे हैं नियमितीकरण के अलावा इन तमाम अतिथि शिक्षकों की? ये मुख्य मांग तो अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण ही है, क्योंकि अतिथि शिक्षकों का कहना है कि लगातार वो पिछले कई सालों से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। कई ग्रामीण अंचलों में जहां पर शिक्षक नहीं थे वहां पर उन्होंने शिक्षा दी है, छात्राओं को पढ़ाया और उसके बावजूद भी सरकार ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अतिथि शिक्षकों का सीधा कहना है कि सरकार ने हाल ही में गुरुजियों को नियमित किया था, तो अतिथि शिक्षकों को क्यों नहीं किया जाए। तकरीबन 12,500 से ज्यादा अतिथि शिक्षक प्रदेश में मौजूद है और इनका ये कहना है कि सरकार नए शिक्षकों की भर्ती कर रही है, लेकिन जो शिक्षक पहले से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं उनके विषय में नहीं सोच रही है। अतिथि शिक्षकों ने संज्ञानात्मक तौर पर आज जल सत्याग्रह गौरी घाट में किया, नर्मदा नदी में खड़े होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर अगले 7 दिनों में सरकार ने उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया या उनके लिए नियमितीकरण के रास्ते नहीं खोले तो फिर वो भोपाल में जंगी प्रदर्शन करेंगे, जिसमें प्रदेश भर से अतिथि शिक्षक अगर सरकार के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन करेंगे तो स्वाभाविक बात है, एक बहुत बड़ी मांग यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अतिथि शिक्षकों का जो कॉन्सेप्ट था सरकार का, वो अतिथि शिक्षक नाम ही उनको ये दिया था कि आप स्कूल में पढ़ाएं और जब आपकी जॉब लग जाए या दूसरा आपको रोजगार मिल जाए तो आप ये जॉब छोड़ दें। लेकिन फिर भी लगातार ये आंदोलन करते आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमने शिक्षा विभाग में सालों दे दिए हैं, अपनी उम्र के सालों दे दिए हैं, तो अब हमें भी उसका कुछ लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये अतिथि शिक्षक अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर अब प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में कोयला संकट का असर अब दिखने लगा है। प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हो रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं कि लोग अब बिजली ऑफिस का घेराव करने पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ संघवारी संघर्ष समिति ने इसको लेकर नाराजगी जताई है। तो लगातार पूरे देश में इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है और अब छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं कोयले के संकट की स्थिति दिखाई देती है और यही वजह है कि अब अघोषित बिजली कटौती होने लगी है, जिससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। कोई जानकारी नहीं रहती है और लाइट चली जाती है, कब आएगी इसका भी कोई अंदाजा नहीं होता। इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। करण मोरवाल पर पुलिस ने एक शिकंजा कस लिया है। दुष्कर्म मामले में लंबे समय से करण फरार था। पूछताछ के लिए करण को इंदौर लेकर पुलिस पहुंची है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा है करण। विधायक मुरली मोरवाल भी पलासिया थाना पहुंचे हैं। कुछ देर में करण मोरवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो करण मोरवाल पर कार्यकर्ता के द्वारा आरोप लगाया गया था, जिसके बाद से ही वो लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसके बाद उसकी अब कहीं ना कहीं अब से कुछ देर बाद गिरफ्तारी हो सकती है, ये जानकारी मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या ताजा अपडेट? देखिए, पूरे मामले में दुष्कर्म के मामले में फरार है करण मोरवाल। उनके पिता बड़नगर से विधायक है मुरली मोरवाल। मुरली मोरवाल आज जब परिवार पर शिकंजा कसना शुरू किया पुलिस ने, उनके जो छोटे भाई है उनको पहले पुलिस लेके पहुंची यहाँ पे। उनसे लगातार पिछले 4 से 5 घंटों से पूछताछ की गई। उनसे पूछताछ की वजह ये रही कि लास्ट लोकेशन जब राजस्थान में मिली थी तो जिस नंबर पर बातचीत थी वो शिवम का नंबर पुलिस को हाथ लगा हुआ था। पुलिस उनको लेके आई, उनसे बातचीत की कि आखिर उनसे आपकी कब कब बात हुई और उनकी लोकेशन कहाँ है। इसके बाद जो बड़नगर कांग्रेस के विधायक है मुरली मोरवाल, वो भी पलासिया थाने में पहुंचे। करीब 2 घंटे तक पुलिस के साथ उनकी भी चर्चा रही। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ किया पूरे मामले को लेकर। जब वो मीडिया कर्मी के सामने
सामने आया तो उनका कहना यह था कि मैं फरार बेटे के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करूंगा, मैं अपना पक्ष नहीं रखूंगा, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। और मीडिया के सवाल तो बचते हुए नजर आए और यहाँ से वो निकल गए। लेकिन वही पुलिस से कहना है कि बहुत जल्द हमें कुछ ऐसे क्लू मिल गए कि बहुत जल्द करण मोरवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। आखिरी लोकेशन राजस्थान की थी, पिछले कई महीनों से फरार चल रहा है। यूथ कांग्रेस के नेता रहे, यूथ कांग्रेस के एक नेत्री है, उन्होंने इन पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर 15,000 रुपए का उन पर इनाम घोषित है। कोर्ट से कुर्की के आदेश भी हो चुके हैं और पिछले 6 महीनों से फरार चल रहे हैं। तो पूरे मामले में अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द बड़नगर कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल की गिरफ्तारी जल्द से जल्द कहीं ना कहीं गिरफ्तारी अब होने की उम्मीद नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। धार में ईद मिलादुन नबी का जुलूस बिना अनुमति के निकाला गया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन और मुस्लिम समुदाय में विवाद हो गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। इस दौरान पथराव भी हुआ। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया है। गौरतलब है कि ईद मिलाद उन नबी के जुलूस पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही मनाने के निर्देश दिए गए थे। मोहल्ले में ही जुलूस निकालने की अनुमति दी गई थी। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। फिलहाल हालात पूरी तरह से नियंत्रित है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आखिर जो अनुमति थी उसके विपरीत यहां पर परिस्थितियां निर्मित हुई। सिर्फ मोहल्लों में जुलूस निकालने के लिए कहा गया था, लेकिन ये हर मोहल्ले के लोग एकत्रित होते चले गए और फिर बड़े स्तर पर यह जुलूस निकाला गया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और लोगों को, भीड़ को तितर बितर करती पुलिस नजर आई। शिवराज सरकार ने उपचुनाव से पहले बड़ा सियासी दांव खेला है। सरकार प्रदेश के करीब 23 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवारों को बड़ी सौगात देती नजर आई है। कैबिनेट बैठक में आज राशन आपके द्वार योजना को मंजूरी दी गई है। बड़ी बात यह है कि यह योजना फिलहाल उपचुनाव वाले क्षेत्रों में आचार संहिता लागू होने के कारण शुरू नहीं की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए कंपनियों को सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश में किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को 20,700 करोड़ की बिजली सब्सिडी देने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपील करते हुए कहा कि प्रदेशवासी बिजली बचाए, अनावश्यक रूप से बिजली व्यय न हो, जितनी जरूरत हो उतनी ही बिजली इस्तेमाल करे, जिससे बिजली की कमी न हो। हमने यहाँ प्रयास किया है, प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में कोई कष्ट ना हो। घरेलू उपभोक्ताओं को भी लगभग 4,900 करोड़ के आसपास की सब्सिडी हम देते हैं, तब कहीं सस्ती बिजली मिलती है। कुल मिला के 20,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी देने का आज कैबिनेट ने फैसला किया है, ताकि किसानों को भी सस्ती बिजली उपलब्ध हो और घरेलू उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली उपलब्ध हो। मेरी इतनी प्रार्थना जरूर है कि संकट के इस दौर में अनावश्यक बिजली ना जले। अब आपको बता दें कि आज कैबिनेट बैठक में कौन कौन से अहम फैसले लिए गए। शिवराज कैबिनेट की बैठक किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को 20,700 करोड़ की बिजली सब्सिडी दी जाएगी। अलग अलग श्रेणी में किसानों को बिजली देने के लिए 15,000 करोड़ से अधिक सब्सिडी मिलेगी। कोयले की बढ़ती कीमत, घटती उपलब्धता के बावजूद किसानों को सस्ती बिजली दी जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली के लिए सरकार 4900 करोड़ की सब्सिडी देती है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में असमय हुई बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान पर भी चिंता जाहिर की है। सीएम ने कहा है किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ है और सर्वे कर राहत राशि का वितरण किया जाएगा। मैं अपने सभी किसान भाई और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो बिल्कुल चिंता ना करें। जहां फसलों को नुकसान हुआ है वहां मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। सर्वे करके क्षति का आकलन किया जाएगा और किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ मिले, इसके लिए भी जो आवश्यक प्रबंध हैं वो सब किए जाएंगे।
कष्ट है, लेकिन सरकार साथ है, मैं साथ हूँ, आप चिंता ना करें। इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश के करीब 23 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवारों को बड़ी सौगात देते हुए 89 आदिवासी विकास खंडों में राशन आपके द्वार योजना लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। दूसरा कैबिनेट का जो महत्वपूर्ण निर्णय है, उसमें मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री राशन योजना में 80 आदिवासी विकास खंडों में 7,511 गांव के अंदर जो राशन वितरण का कार्यक्रम है, आपका राशन आपके द्वार, इस योजना के तहत प्रारंभ करने का कैबिनेट ने तय किया है। मैं यहाँ यह भी कहना आवश्यक समझता हूँ कि इन सभी विकास खंडों में 89 में वो उन जगहों पर अभी ये योजना प्रारंभ नहीं होगी जहां पर आचार संहिता लगी हुई है। हालांकि राशन आपके द्वार कार्यक्रम को फिलहाल उपचुनाव वाले क्षेत्रों में आचार संहिता के कारण लागू नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट में पास हुए इस प्रस्ताव को सरकार स्वीकृति के लिए निर्वाचन आयोग के पास भेजेगी। टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की अग्नि परीक्षा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी तेज होता दिखाई देता है। जोबट विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उदयगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और सीएम ने जनता से बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत को जिताने की अपील की है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ राहुल गांधी और कमलनाथ ही नजर आते हैं। ये पार्टी उन्हीं तक सीमित है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी से उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं का ही मोह भंग हो रहा है। ज्यादा नेता कांग्रेस में बचेंगे। कांग्रेस में तो दिल्ली में राहुल गांधी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? बोले कमलनाथ। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बोले कमलनाथ। नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? बोले कमलनाथ। और स्टार प्रचारक कौन है? बोले कमलनाथ। युवाओं के नेता कौन है? बोले नकुलनाथ। और बाकी कांग्रेस हो गई है ना, और जो सुलोचना बहन आ गई भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्या लड़ा कांग्रेस को? कोई बता ना। दिल्ली में सरकार, और जब सरकार की तब क्या करे कोई बता दे। अरे कपिल धारा के कुएं अगर खेत में कोई न बनवाए तो मामा शिवराज सिंह चौहान ने बनवाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाए। कहीं बनवाए कांग्रेस ने कपिल धारा के? मैं शिवराज सिंह जी से कहना चाहती हूँ, यहाँ पे हमेशा शांति का वातावरण रहा है। यहाँ कई लोग बाहर के लोग आके हमारे जोबन विधानसभा क्षेत्र में आग फैलाना चाहते, हम सहन नहीं करेंगे। जोबन विधानसभा की क्षेत्र की जनता, हमारी जोबन विधानसभा क्षेत्र शांति चाहिए, सम्मान चाहिए, अधिकार चाहिए। सूबे में उपचुनाव का सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से पृथ्वीपुर और रैगांव विधानसभा सीट के लिए दो अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। कांग्रेस पार्टी का इससे पीछे उद्देश्य है कांग्रेस प्रत्याशी और उनके समर्थकों के खिलाफ प्रशासन के एक पक्षीय बर्ताव करने पर अधिवक्ताओं की टीम इसकी शिकायत राज्य आयोग से करेगी। बहरहाल कांग्रेस की ओर से विधानसभा उपचुनाव के लिए जिन टीमों का गठन किया गया है उसमें वकील अशोक गुप्ता, राजेश दुबे, जितेंद्र सिंह, गोविंद सिंह अहिरवार और विनोद सिसोदिया शामिल हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि कई मसलों को लेकर उनके बीच बातचीत हुई है, तो वहीं लंबे समय से मुलाकात न होने को लेकर भी सौजन्य भेंट के तौर पर इसे बताया गया है। सरगुजा मेडिकल कॉलेज के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में बच्चों की मौत के बाद शासन प्रशासन हरकत में आ चुका है। स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के बाद सरगुजा और बलरामपुर जिले के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया ने भी अस्पताल का निरीक्षण किया। मंत्री का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को रिपोर्ट
बनाने को कहा है। जो भी कमियां होगी उन्हें दूर किया जाएगा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि मंत्री अंबिकापुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन बलरामपुर में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, मगर सरकार अभी तक रिपोर्ट की बना रही है। हम लोगों ने माननीय मंत्री जी लोगों के साथ में अस्पताल का निरीक्षण किया है। अस्पताल में व्यवस्थाएं तो ठीक है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं जो होगी उसके लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने डीएमई के नेतृत्व में एक टीम गठित की है और उनके रिपोर्ट आने के बाद और व्यवस्थाओं में कुछ सुधार करना है तो वो सुधार करेंगे। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। ये प्रश्न मैं ये नहीं समझता कि गांव का नाम हमारे जिले का है और उस कलेक्टर महोदय उसको देख रहे हैं और मैं अभी तो वहाँ गया नहीं हूँ उन गाँव में। मैं वहाँ जब मेरा दौरा होगा तो निश्चित रूप से उसमें जानकारी लेकर उसमें आगे की कार्रवाई भी करेंगे। अभी फिर 3-4 और मृत्यु हुई हैं, वो संख्या बढ़कर 30 के आसपास पहुंच गई। अब लगातार पंडो समाज की मृत्यु हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री वहां उन्होंने जानकारी ली थी, बताया था कि 3 दिन में हम रिपोर्ट मंगाएंगे। अब आज तक 1 महीने हो गए, रिपोर्ट की जानकारी अभी तक नहीं मिल रही है। तो क्यों मौत हो रही है यही नहीं पता है, किस गांव में मौत हुई है प्रभारी मंत्री को ये नहीं पता है। तो ये मैंने कहा कि ये गैर जिम्मेदार लोग हैं और इनको आदिवासियों के मौत से, बच्चों के मौत से इनका कोई लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश में डेंगू के डंक ने कहर मचा रखा है। आलम यह है कि प्रदेश के लगभग हर बड़े शहर में लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। दुखद बात यह है कि अब डेंगू से मरीजों की मौत हो रही है। लोग कोरोना की मार ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन जैसे बड़े शहरों की बात करें तो यहाँ अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि डेंगू के खिलाफ लड़ाई लोगों की जागरूकता और सहयोग के साथ प्रशासन की मुस्तैदी से ही लड़ी जा सकेगी। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको सिवनी से बता देते हैं। तेंदुए के हमले से महिला की मौत हो चुकी है। धान काटने खेत में ये महिला गई हुई थी। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग और पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। तेंदुए के हमले की वजह से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि तेंदुए के हमले की वजह से महिला की मौत हो गई है, जान चली गई है। बताया ये जा रहा है कि खेत में महिला काम कर रही थी। धान की कटाई का काम इस वक्त चल रहा है और वही करने के लिए महिला खेत गई हुई थी, जिस दौरान तेंदुए ने महिला पर हमला कर दिया और महिला की जान चली गई। इस घटना के बाद अब ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग और पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और साथ ही साथ वन विभाग की टीम अब अलर्ट मोड पर है कि आखिर तेंदुआ कहां से कैसे आया, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। धमतरी जिले में कुछ दिनों से हाथियों का खौफ देखने को मिल रहा है। बताया ये जा रहा है कि तस्कर हाथी अब खिड़की टोला से गंगरेल क्षेत्र के गंगरेल जंगल में पहुंच रहे हैं। शाम होने के बाद लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है, न ही हाथी के पास जाकर फोटो खींचने या फिर वीडियो बनाने को कहा जा रहा है। गांव में हाथी न आए इसके लिए वन विभाग की टीम लगातार चौकसी भी कर रही है। खिड़की टोला के पास के जंगल में एक दंतेल हाथी विचरण कर रहा है। विगत 2 दिनों से क्षेत्र में विचरण कर रहा है। हमारी टीम लगातार उसके पीछे लगी हुई है। दिन को अलग टीम है, रात को अलग टीम है। कंटिन्यू हाथी के पीछे लगी हुई कि हाथी कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। बिल्कुल गांव में घुसने से मना किया है। ग्रामीणों को सभी की हिदायत दी गई कोई जंगल ना जाए बिना पूछे और जंगल से लगे हुए खेतों में फिलहाल अभी ना जाए जिस क्षेत्र में हाथी है। कोरबा में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि SCCL के कुसमुंडा खदान में आग लगने की घटना सामने आई है। खदान में अफरा तफरी इस घटना के बाद देखने को मिली है। दरअसल कुसमुंडा खदान में कोल्ड डिस्पैच का काम कर रही कंपनी के हाइड्रोलिक मशीन देखते ही देखते यहां पर जलने लगी। आग लगने की सूचना मिलते ही SCCL के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इधर लोडर मशीन के ऑपरेटर ने कूदकर अपनी जान बचाई।
विदिशा में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहां पर कच्ची दीवार के नीचे दबने से 5 साल की बच्ची की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ज्यादा बारिश होने की वजह से जगह जगह कच्चे मकानों में दरार पड़ रही है। मामला सिरूंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर मकान गिरने की वजह से जान चली गई। खाद माफियाओं पर भिंड पुलिस ने लगातार कार्रवाई शुरू कर दी है। गोरमी थाना पुलिस ने खाद गोदाम पर छापामार कार्रवाई की और 640 बोरी जब्त की है। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। कालाबाजारी के लिए 1600 बोरियां यहां पर लाकर रखी गई थी। भिंड जिले में एक महीने में डीएपी खाद की किल्लत के चलते मुनाफाखोर व्यापारी लगातार सक्रिय हो चुके हैं और 300 रुपये से 400 रुपये ज्यादा मूल्य पर खाद को बेच रहे हैं, खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। मुनाफाखोरी की लगातार सूचना पर खाद माफियाओं पर भिंड पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। जिले भर में 16 अक्टूबर को एक साथ 6 से ज्यादा जगहों पर छापा मारा गया। अवैध रूप से डीएपी खाद का भंडारण किया जा रहा है। उस सूचना पर से मैं और नायब तहसीलदार श्री शिवदत्त कटारे के द्वारा शिलौरी रोड पर दबिश दी गई तो नरेश भदौरिया के मकान में 640 बोरी डीएपी खाद पाया गया है। इस संबंध में पता किया गया तो सरबीर नरबरिया निवासी कल्याणपुरा की खाद की बोरी पाई गई हैं। इस संबंध में पांडे जी एसडीओ एग्रीकल्चर को सूचना दे दी गई है। उनके द्वारा आकर मौखिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक परिस्थितियों बस ऐसा लग रहा है खाद संदिग्ध है। रीवा के त्योंथर तहसील के बड़ागांव तहसील में पदस्थ पटवारी ने खुदकुशी कर ली। पटवारी श्रीनिवास माझी जहर खाकर जान देता नजर आया। बताया जा रहा है कि पटवारी ने कलेक्टर के नाम 2 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें वेतन नहीं मिलने समेत अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। अब पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का भी आरोप लगाया गया है। पटवारी की खुदकुशी के बाद परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं जो समाज के लिए एक मिसाल है, जो पति के मौत के बाद अपने आप को कभी लाचार या कम नहीं समझती और अपने कंधों पर परिवार के साथ साथ लोगों का बोझ उठाने लगी है। जी हाँ, इन्हें देखकर उन महिलाओं को भी हिम्मत मिलेगी जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों के बाद जीने की आस ही छोड़ दी। नाम है ममता, पहचान है बिल्ला नंबर 134। काम है रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सामान उठाना। भारी भरकम सामान उठाती महिला कुली की ये तस्वीरें भोपाल रेलवे स्टेशन की हैं, जहां 112 पुरुष कुलियों के बीच ममता काम करती हैं और ममता के कुली बनने के पीछे जो कहानी है वो बेहद ही मार्मिक है। ममता के पति इसी स्टेशन पर काम करते थे, लेकिन 2 साल पहले हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई और परिवार की सारी जिम्मेदारी ममता के सिर पर आ गई। मेरे को 7 महीने हो गए काम करते हुए। मेरे इधर कोई करने वाला नहीं है, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड की जगह पे लगी हूँ। आपके हस्बैंड कुली का काम करते हैं? जी। अच्छा, अब वो नहीं है? जी नहीं। क्या हुआ था उन्हें? उनका हार्ट फेल हो गया था। कितनी पुरानी बात है? जी 2 साल हो गई उनको। सोचा कि कोई और भी काम आप करें, यही क्यों चुना आपने? अब मेरे हस्बैंड यही काम करते थे ना, इसलिए। पति की मौत के बाद एक समय ऐसा भी आ गया था कि घर का गुजारा और बच्चों का पालन पोषण करना बेहद मुश्किल हो रहा था। खुद घर के कामकाज के अलावा कभी कोई और काम किया ही नहीं था और ना ही जानती थी कि कैसे काम करके परिवार का गुजारा किया जा सकता है। लेकिन ऐसे में मुश्किल परिस्थिति में ममता ने पति की तरह कुली का काम करना शुरू कर दिया। महज एक ही महिला ऐसी है जो इस वक्त कुली का जो है वो काम करती हुई नज़र आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ममता की, जो खुद सामान उठाती है और अपना घर चलाती है। तो इस तरह की तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं जब कहीं न कहीं महिला जो है वो इस तरह से हमें नज़र आए, इतनी मेहनत करते हुए नज़र आए। और आप देखिए कि वुमन एम्पावरमेंट की, यानी कि नारी शक्ति की एक मिसाल के तौर पर भी इसे आप देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी और ये नहीं सोचा कि अब वो कैसे घर चलेगा या क्या करेंगे। जो उनके पति काम करते थे, आज वही काम ममता भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि ममता को यहाँ आसानी से काम मिल जाता है।
लोग महिला समझकर सामान नहीं उठवाते। कई बार काम मिलता है, कई बार नहीं, लेकिन ममता निराश नहीं होती। रोज वक्त पर पहुंच जाती हैं काम की तलाश में। कितने रुपए कमा लेती हैं हम यहाँ? अब वो मिलने के ऊपर है, सामान मिल भी जाता है, नहीं भी मिलता। अब लेडीज समझ के उठवाते भी नहीं है सामान, इसलिए। अच्छा, ये चीज़ का भी सामना करना पड़ता है कि आप तो खुद चाहती हैं कि आपको काम मिले, मगर लोग सोचते हैं कि किसी महिला से कैसे हो। जी। फिर आप उन्हें कैसे समझाती हैं, कन्विंस करती हैं? जी, अब बोलती हूँ कि उठा लूंगी, लेकिन बहुत कम मानते हैं, नहीं भी मानते, इसलिए। यहाँ से ममता जो भी कमाती है उससे न केवल अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं, बल्कि बच्चों को अच्छी तालीम भी दिला रही हैं। जी, वाकई में इस युग में एक मिसाल बनी है। ऐसा नहीं कि कोई अबला नारी हो कि वो अब ये काम नहीं कर सकती, कुली का काम नहीं कर सकती। जो उनके पति काम करते थे उसी काम को उन्होंने भी चुना है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।